नमस्ते बच्चों, मैं सुजाता नायडू, व्याख्याता हिंदी, शासकीय हाई स्कूल कोसमी, विकासखंड बकावन। मैं आज पढ़ाई तो हर द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत हिंदी का पाठ 3.2 कन्यादान कविता को लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत हुई हूँ। बच्चों, कन्यादान कविता के जो कवि हैं श्री ऋतुराज जी। सबसे पहले मैं श्री ऋतुराज जी के बारे में आप लोगों को बताऊंगी। बच्चों, आज मैं कन्यादान पाठ के अंतर्गत कन्यादान पाठ के जो कवि हैं श्री ऋतुराज जी के बारे में बता रही हूँ। ऋतुराज जी का जन्म जो है राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर हुआ और सन 1940 में। और राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर से इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। उनकी अब तक की 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद प्रमुख हैं। इन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार मिल चुके हैं। मुख्य धाराओं से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया है। इनकी कविताओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा अपने परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो बच्चों, श्री ऋतुराज जी का जन्म जो है कहाँ हुआ? राजस्थान के भरतपुर नामक स्थान पर सन 1940 में हुआ। और इन्होंने राजस्थान के जो कॉलेज है जयपुर में, वहां पे इन्होंने इंग्लिश में एमए किया, अंग्रेजी में एमए किया इन्होंने। और इनकी जो है अब तक 8 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। इनमें इनकी कविताएं हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीला मुखारविंद जो है प्रमुख है। ऋतुराज जी को कई सम्मान मिल चुके हैं। इन्होंने जो अपनी रचनाएं हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनकी रचनाओं में दैनिक जीवन के अनुभवों का यथार्थ है। मतलब समाज में जो होता था, जो रोजमर्रा में घटित होता है, उसको इन्होंने अपनी कविताओं का मुख्य विषय बनाया है। इनकी कविताओं में शोषण और विडंबनाएं देखने को मिलती हैं। यही कारण है कि इनकी भाषा जो है लोक भाषा, लोक जीवन से जुड़ी हुई है। तो ये थे ऋतुराज जी, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया। अब मैं पाठ पे पहुंचती हूँ। तो बच्चों, हम लोग कविता कन्यादान को पढ़ने से पूर्व, समझने से पूर्व इसको वाचन करेंगे। अच्छे से सुनो। पाठ 3.2 कन्यादान। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो बच्चों, मैं आप लोगों को इसका अर्थ बताऊंगी। जैसे कि पाठ है कन्यादान। कन्यादान का शाब्दिक अर्थ होता है कन्या का दान। विवाह संस्कार जब होता है तो माता पिता के द्वारा यह कन्यादान का संस्कार, रस्म किया जाता है। माता पिता अपनी बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है कि उसे जो है पराये हाथों में सौंपना पड़ जाता है। तो उस समय, उस स्थिति में जब माता पिता अपनी बच्ची को
दूसरे के हाथों में सौंपते हैं तो माँ के दिल में, पिता के हृदय में कौन से भाव उठते हैं, कितना दुख होता है, ये सारी चीजें हम लोग इस कविता में देखेंगे कि माँ ने जब अपनी बेटी को विदा किया तो विदा करती है तो बेटी को समझाती है, सचेत करती है दुनिया के लिए, दुनिया के बारे में उसे बताती है कि किस तरह उसे सचेत रहना है ना। तो ध्यान सुनिए, कन्यादान जो कविता है उसका पहला लाइन, कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते हुए, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इसमें कवि कहते हैं कि बेटी माता पिता की स्थायी धन होती है, उसे विदा करते समय दुख होना स्वाभाविक है। अंतिम पूंजी जो होती है जिंदगी का सबसे ज्यादा कमाया हुआ धन है ना, और जब इस धन को दूसरे के हाथों में सौंपा जाता है तो माता पिता को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, दुख होता है। तो जिस लड़की को उन्होंने पाल पोस कर जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, और उसे फिर जब दूसरे के हाथों में सौंपना होता है तो उस समय जो पीड़ा होती है वो स्वाभाविक है। समझते हो ना तुम लोग। तो लड़की बहुत प्रौढ़ नहीं होती, सरल और भोली भाली होने के कारण वह सुख को पहचानती है, दुख से अनभिज्ञ रहती है। वह पढ़ना तो जानती है परंतु गढ़ना नहीं जानती है। मतलब ये है कि जब तक लड़की जो है अपने माता पिता के घर में रहती है वह सुखी रहती है, उसका किसी प्रकार के दुखों से उसका सामना नहीं होता है। और जब शादी होके विवाह होने के पश्चात जब वह अपने ससुराल चली जाएगी तो उसके सामने कैसी जिंदगी आएगी, कुछ क्या हो सकता है, इन सारी चीजों को माता जो है, उसकी लड़की की माँ जो है वो समझा रही है कि लड़की जो है इतनी सयानी नहीं थी, उसे अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था परंतु दुख बांचना नहीं आता था, है ना। तो इस जो कविता है इसमें सरल शब्दों का प्रयोग हुआ है। भाषा कवि की जो भाषा है सरल है, प्रवाहमय है और शांत रस है और माधुर्य गुण से युक्त है। ठीक है, आया समझ में। उसके बाद हम दूसरे पद को लेंगे, दूसरे पैरा को लेंगे। माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की हो ना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो इसमें भी कवि कहते हैं कि बेटी को माँ समझा कर कहती है कि पानी में झांकना मत, अपने को दिखाने की बात मत सोचना। आग का जो उपयोग है केवल रोटी बनाने के लिए, मतलब भोजन बनाने के लिए करना, इस आग में कभी मत जलना। आजकल समाज में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है लड़की को, और उसे इस कदर प्रताड़ित किया जाता है ससुराल पक्ष के द्वारा कि लड़की जो है असहाय होकर एक फैसला करती है और उस फैसले से वो तो क्षति पहुंचाती है। तो माँ उसे समझाती है कि अग्नि का उपयोग केवल भोजन पकाने के लिए करना, है ना, और वस्त्रों और आभूषणों की ओर ज्यादा ध्यान मत देना। लड़की हो किंतु कुछ समझदारी से रहना, है ना। ये सारी बातें माँ जो है अपनी बेटी को समझाती है। ठीक है, और बेटी जो है माँ के सबसे निकट और उसकी साथी होती है ना। बेटी माँ के सबसे निकट होती है, उसकी सहेली होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है, इसीलिए उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। बेटी को अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में
कोरी भावुकता नहीं है, भले माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। माँ का जो दुख है उसका प्रामाणिक अभिव्यक्ति है। और इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है ना। तो इस कविता में जो है माँ और पुत्री के बीच में संवाद हो रहा है। माँ अपनी बच्ची को समझा रही है ना। और ऋतुराज जी की भाषा सीधी सरल प्रवाहमय है, शांत और माधुर्य रस से युक्त है। ठीक है, समझ में आया बेटा तुम लोगों को? ठीक है, आज के लिए हमारा पाठ इतना ही है। अब हम अगले कक्षा में फिर से मिलेंगे।